नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। बिहार की बड़ी खबरों को लेकर के आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सम्राट अशोक की जयंती के बहाने बिहार की सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर से भिड़ गई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो यह कि बोचहा में बीजेपी की नैया डगमगा रही है। ये 5 बड़ी वजह है, इस वजह से मंझधार में भाजपा फंसी हुई है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि बोचहा उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने जीत का दावा किया है, साथ ही यह भी कहा है कि हार की डर से भाजपा घबराई हुई है। लेकिन खबर की शुरुआत बीजेपी जेडीयू के रिश्तों से करेंगे। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। बीजेपी के पीछे के खेल की वजह से 2020 चुनाव में जेडीयू को भारी नुकसान हुआ और नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। भारतीय जनता पार्टी बिहार एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, यानी कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई। तभी से ही जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में जो खटास है वो खटास लगातार बढ़ते जा रही है। कई ऐसे मौके आए जब जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में उलझते दिखे। दो बड़े यूं कहें कि बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष व उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच भी कई दफे सीधी चैलेंज या सीधे तरह से एक दूसरे को घेरने की कोशिश की गई। एक बार फिर से सम्राट अशोक की जयंती के बहाने जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए हैं। कल बीजेपी की तरफ से सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। पूरे बिहार से सभी जिला मुख्यालयों से लोगों को पटना बुलाया गया और सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अगले दिन यानी कि आज जेडीयू की तरफ से सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह व संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शिरकत किए। यह कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित की गई। इसमें भी उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी ताकत लगा दी, पूरे बिहार भर से लोगों को बुलाया, कार्यक्रम कराया और इस कार्यक्रम में जेडीयू के नेताओं ने बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला। कई गंभीर आरोप ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया। कुशवाहा ने कहा कि सिर्फ झंडा उठाने से आप सम्राट अशोक की नीति पर नहीं चल सकते हैं। अगर उनकी नीति पर चलना है तो सबसे पहले उन्होंने जिस तरीके के काम किए थे उस तरह से आपको बनना होगा, यानी कि सभी समाज धर्म के लोगों को लेकर के चलना होगा। ललन सिंह ने एक बार फिर से बड़ी तल्ख टिप्पणी की और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से लेकर के अब तक काम कर रहे हैं। इतने दिनों में बिहार कहां से कहां पहुंच गया, चहुओर विकास हुआ है। किसी भी क्षेत्र में हमने नीतीश कुमार ने काम नहीं छोड़ा है। इस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का गुणगान किया। ललन सिंह ने यहां तक कह दिया कि वे किसी की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि बिहार की जनता उन्हें चाहती है। दरअसल गाहे बगाहे बीजेपी के नेता यह कहते रहे हैं, कई बीजेपी के विधायकों ने भी यह बात कही है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं प्रशासन से उनकी पकड़ कमजोर होते जा रही है। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के पास केवल 43 विधायक जीत करके आए, तभी से बीजेपी के नेता लगातार जेडीयू पर हमलावर हैं। बीजेपी नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे। लॉ एंड ऑर्डर, शराबबंदी को लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी सवाल खड़े कर चुके हैं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं का मानना है कि अब चूंकि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है, भाजपा के पास अब तो 77 विधायक हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए। इस पर ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि बिहार के लोगों ने उन्हें एनडीए नेता के तौर पर चुना है, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें
उन पर विश्वास जताया है। तो ऐसे में वे हालांकि बीजेपी का तो नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर उनका निशाना भाजपा था। भाजपा पर उन्होंने कई गंभीर अन्य सवाल खड़े किए। उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के भी बीजेपी की जो मोदी की सरकार है उस पर कहा कि केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। हमारे नेता नीतीश कुमार इस बार पूरे मुस्तैदी से यह मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर जातिगत जनगणना केंद्र सरकार कराएगी तो इससे सभी समाज वर्ग के लोगों को फायदा होगा। अगर केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो निश्चित तौर पर बिहार की सरकार वो काम करेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बात कही, यानी कि जेडीयू का जो लक्ष्य था कि सम्राट अशोक की जयंती के बहाने बीजेपी पर हमला बोला जाए, बीजेपी को घेरा जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कल जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सम्राट अशोक की जयंती के दिन जो बिहार में जो सरकारी अवकाश होता है वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने किया, जबकि ऐसी बात नहीं है। 2016 में जब सरकारी अवकाश की घोषणा की गई थी उस समय जेडीयू दूसरे दल यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार चला रही थी। तो कुल मिलाकर के उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेताओं के उस बयान पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी नेता गलत बयानी कर रहे हैं, वे सिर्फ सम्राट अशोक की जयंती के बहाने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। कल बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने कहा कि सम्राट अशोक जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस लक्ष्य पर काम कर रहे थे उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। देश की एकजुटता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, सम्राट अशोक भी उस समय वही काम किए थे। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने कहा कि तब जो भारत की जो सीमा थी वो उसका और विस्तार था, कुछ खंड इसमें हुए हैं लेकिन उस खंड को तो हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो सीमा है उसकी सुरक्षा करना, उसकी रखवाली करना भारत की सरकार, हमारी सरकार का यह दायित्व है, यह कर्तव्य है और हम पूरी बखूबी से उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। कई मुद्दों पर आज जेडीयू के इन दोनों बड़े नेताओं ने बीजेपी को खूब सुनाया है। तो इस तरीके से आज सम्राट अशोक की जयंती के बहाने जेडीयू नेताओं ने भाजपा पर करारा वार किया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं किए, लेकिन सुबह वे उसी सेंटर पर यानी कि सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर गए थे, सम्राट अशोक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वैसे तो इनका जन्मदिन का कोई तिथि नहीं थी, लेकिन यह कई जानकार लोगों से, इतिहासकारों से राय ली गई और यह तय हुआ कि रामनवमी का जो दिन होता है या अष्टमी के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाए। तो उसी लिहाज से हमने इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा, हालांकि बीजेपी का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज अष्टमी के दिन ही इनका जन्म दिन के रूप में, इनकी जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसी कड़ी में आज कार्यक्रम है। इसी कड़ी में हम यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें या फिर उनको नमन करने हम यहाँ पर आए हैं। तो इस तरीके से ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने तो बीजेपी पर हमला बोला ही, नीतीश कुमार ने भी बीजेपी नेताओं को आईना दिखा दिया है और कहा है कि जयंती आज है। सरकार ने जयंती के दिन बिहार में सरकारी अवकाश की घोषणा की है, लेकिन बीजेपी के नेता एक दिन पहले ही जयंती मना ले रहे हैं। तो इस तरीके से कल बीजेपी नेताओं का दिन था, तो आज सम्राट अशोक की जयंती के बहाने जेडीयू नेताओं ने बीजेपी के उन तमाम सवालों का चुन चुनकर जवाब दिया है और करारा वार किया है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि बोचहा में बीजेपी की नाव डगमगा रही है। ऐसी 5 बड़ी वजह है जिस वजह से भाजपा मंझधार में फंस गई है। दरअसल बिहार विधान सभा की एक सीट बोचहा पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2020 में यह सीट एनडीए में वीआईपी के खाते में गई थी, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच रिश्तों में खटास आई, बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद से हटवा दिया। अब जबकि वहां पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि वह सीट
उस समय मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। वह सीट इस बार बीजेपी ने वीआईपी से छीन ली है और अपना प्रत्याशी दिया है। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भाजपा नेतृत्व ने एड़ी चोटी एक कर दिया है। सैकड़ों नेताओं विधायकों को वहां पर लगाया गया है। 35 विधायक तो एक एक पंचायत का जिम्मा संभाल रहे हैं। कई मंत्री वहां पर लगे हुए हैं, सांसद, केंद्रीय मंत्रियों का वहां पर प्रचार हो रहा है। सहयोगी दल जेडीयू के नेता वहां पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद भी बीजेपी विधायक, जो बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं, उनके प्रति लोगों में जो गुस्सा है वो गुस्सा कम नहीं हो रहा है। कई ऐसे पॉइंट्स है, कई ऐसी वजह हैं जिस वजह से भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के कई नेता जब चुनाव प्रचार करने वो जहां गए तो गांव में वहां के लोगों ने उन्हें या तो खदेड़ दिया या काफी फजीहत की। तो जो जानकारी है, जो वहां पर जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं जो बीजेपी के नेता या फिर कर के पट्टा लौटे हैं, उन लोगों से जब हमने बात की तो यह बात स्पष्ट तौर पर उभरी है कि भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी की नैया वहां पर डगमगा रही है। भाजपा नेतृत्व तमाम कोशिश कर रहा है, इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। हालांकि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर चुनावी प्रचार करने जाएंगे। 12 तारीख को वोटिंग है। यह कुछ घंटे यानी कि जो 72 घंटे का समय है वो काफी अहम है। इतने दिनों में अगर बीजेपी अपने नाराज समर्थकों को, वोटरों को मना लेती है तब तो कुछ स्थिति सुधर सकती है, वरना जो स्थिति है, जो समीकरण है, जिस तरीके से बीजेपी के परंपरागत वोटर भाजपा प्रत्याशी से नाराज हैं, तो वैसी स्थिति में नैया का डूबना तय है। हालांकि जो 5 वजह हम आपको बता रहे हैं वो यह है कि बीजेपी प्रत्याशी के पति के व्यवहार से वहां के वोटरों में भारी नाराजगी है। दूसरा जो पॉइंट है कि सहनी समाज के वोटरों में भारी गुस्सा है। तीसरा, बीजेपी के परंपरागत जो भूमिहार वोटर हैं उनकी भी नाराजगी बीजेपी नेतृत्व से है। चौथा, चिराग पासवान का राजद कैंडिडेट को इंटरनल सपोर्ट है। और 5वें नंबर पर सहानुभूति वोट राजद कैंडिडेट के पक्ष में है। तो ये 5 पॉइंट है। इस वजह से बीजेपी कैंडिडेट की स्थिति लगातार कमजोर रही, अभी भी है। हालांकि कुछ घंटे अभी अहम है। इस दौरान बीजेपी की कोशिश है कि जो खाई है, जो गतिरोध है या फिर जो असंतोष है, उस असंतोष को पाटने की कोशिश की जाए। जो पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि बीजेपी प्रत्याशी बेबी देवी के पति से लोगों में भारी आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है क्योंकि 2015 से लेकर के 2020 तक बेबी देवी वहां से निर्दलीय प्रत्याशी, वहां से निर्दलीय विधायक थी। उनके पति ही वहां का विधायकी चलाते थे। उनके पति से लोगों में आक्रोश इसलिए है कि वहां के लोगों को ये परेशान करते रहे, झूठे SC ST केस में फंसाते रहे, वहां के वोटरों, वहां के जो भाजपा समर्थक वोटर थे उनको खासे परेशान किया गया। घूसखोरी बढ़ गई, जो विधायक निधि है उसमें लूटपाट मचने लगा। तो यह वजह है और इसमें कहीं ना कहीं किंग पिन के रूप में बीजेपी विधायक, बीजेपी जो कैंडिडेट के जो पति हैं उन पर यह आरोप लगा है। तो जो बेबी देवी के पति हैं उनको लेकर के लोगों में भारी आक्रोश है और उस आक्रोश का खमियाजा कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी को उठाना पड़ रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि मुकेश सहनी को जिस तरीके से मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, विधान परिषद में एक भी सीट नहीं दी गई और अब बोचहा में उम्मीदवार उतार दिया गया है बीजेपी की तरफ से। इसके बाद उनके समाज यानी कि सहनी समाज के लोग भारी आक्रोश में हैं। वे हर हाल में भाजपा कैंडिडेट को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लामबंदी वीआईपी कैंडिडेट की तरफ है, जो गीता देवी हैं उनकी तरफ है। तो इस तरीके से जो सहनी समाज का वोट बीजेपी कैंडिडेट को पड़ता था, इस बार वीआईपी कैंडिडेट गीता देवी के पक्ष में जाने की संभावना है। तो यह एक कमजोर कड़ी बीजेपी के लिए है। तीसरा जो पॉइंट है कि जो भाजपा के परंपरागत वोटर थे, करीब 30 से 35 हजार वोटर भूमिहार समाज के हैं। वह समाज जो भाजपा का कोर वोटर है वो समाज नाराज है। नाराजगी की वजह इसलिए है कि क्योंकि हाल के दिनों में भाजपा नेतृत्व की तरफ से लगातार इस समाज की उपेक्षा की गई है। इस उपेक्षा से नाराज होकर इस बार के विधान परिषद चुनाव में कई सीटों पर भूमिहार वोटरों ने राजद कैंडिडेट को जिताने का काम किया। हालांकि राजद ने 5 सीट दिया था इस समाज के लोगों को और उसमें से 3 सीट जीत करके कहीं ना कहीं ये लोग पहुंचे हैं। तो इसका भी
अब भूमिहार समाज को लगने लगा है, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर थे उनको लगने लगा है, एक आस जगी है कि राजद उन्हें सम्मान देने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में जो भाजपा के जो कोर वोटर है उसका झुकाव राजद प्रत्याशी की तरफ दिख रहा है। हालांकि भाजपा के कई बड़े नेता जो इस समाज से जुड़े हैं वे लगातार उस इलाके में कैंप कर रहे हैं। विधायक आज गिरिराज सिंह ने भी वहां जनसंपर्क किया है, लोगों से मुलाकात की है, वोट देने की अपील की है। तो कोर वोटर को मनाने की कोशिश जारी है। कुछ घंटे में अगर ये वोटर अगर मान जाते हैं तो इसका फायदा होगा, अगर नहीं माने तो निश्चित तौर पर भाजपा प्रत्याशी संकट में होंगे। और चौथा नंबर पर चिराग पासवान का राजद कैंडिडेट का समर्थन देना है। चिराग पासवान भीतर से राजद कैंडिडेट अमर पासवान को समर्थन दे रहे हैं। वहां पर वैसे तो अमर पासवान भी चिराग पासवान की ही जाति के हैं और चिराग पासवान के समर्थन देने से कहीं ना कहीं राजद कैंडिडेट को और मजबूती मिली है और इसका जो निगेटिव परिणाम है वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जा रहा है। और सहानुभूति की बात कर लें, अमर पासवान मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। मुसाफिर पासवान 2020 में चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद फिर से चुनाव हो रहे हैं। उनके बेटे इस बार राजद प्रत्याशी, यानी कि जो सहानुभूति वोट है वो कहीं ना कहीं आरजेडी कैंडिडेट के पक्ष में है और इसका खामियाजा बीजेपी कैंडिडेट को उठाना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी कैंडिडेट के लिए राहत की बात यही है कि लड़ाई वहां पर त्रिकोणात्मक है। बीजेपी की तरफ से बेबी कुमारी हैं, राजद की तरफ से अमर पासवान हैं और वीआईपी की तरफ से गीता देवी हैं। बीजेपी यह मानकर चल रही है कि सहनी समाज का वोट वीआईपी को जाएगा, वहीं रमई राम यानी कि गीता देवी जिस जाति की हैं, जो चमार जाति से हैं, उस जाति का वोट वीआईपी कैंडिडेट को जाएगा। तो वोट का डिवीजन होगा। वहीं राजद कैंडिडेट के पक्ष में MY समीकरण का यानी कि मुस्लिम यादव का तो जाएगा ही, पासवान जाति का जाएगा और बाकी का जो वोट है वो सारा वोट बीजेपी प्रत्याशी को जाएगा। भाजपा का यह मानना है, कई नेताओं ने कहा कि जो हमारे वोटर नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर हो गई है। उनका कहना है कि नाराजगी स्वाभाविक है क्योंकि वे हमारे वोटर हैं, तो नाराजगी है तो हमसे ही कहेंगे, लेकिन वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। अंत तक वे हमारे प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। तो बीजेपी को विश्वास है कि इस त्रिकोणात्मक लड़ाई में हमारा पलड़ा भारी रहेगा और हमारी जीत वहां से होगी। अब देखने वाली बात होगी 12 तारीख को जब चुनाव संपन्न होगा तो जो नाराज वोटर थे क्या वे राजद के पक्ष में वोट किए या फिर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट किए। अगर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हैं तभी जाकर के कुछ बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो सकती है, वरना वहां पर तो गंभीर संकट है। बीजेपी की नैया अभी तो डूबती हुई दिख रही है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि बोचहा में तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा हमसे डर गई है, वहां से हमारे प्रत्याशी अमर पासवान की जीत हो रही है। तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। आज भी वे क्षेत्र में जाकर के लोगों से मुलाकात की, जनसंपर्क किया, जनसभा किया और यह ऐलान किया कि यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप तमाम लोग हमारे कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करिए, क्योंकि बीजेपी कुछ करी नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ समाज को तोड़ने, विभेद पैदा करने की कोशिश की है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रत्याशी अमर पासवान के पक्ष में आप मतदान करिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा डरी हुई है, इसी वजह से पूरी ताकत लगा दी है। एक सीट पर चुनाव के लिए 35 विधायकों को लगाया गया है, एक विधायक को एक पंचायत का जिम्मा दिया गया है, कई मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगी है। तो समझ सकते हैं कि भाजपा कितनी डरी हुई है। हमारे जो उम्मीदवार हैं अमर पासवान, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी जीत पक्की है, उनकी जीत से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सभी समाज धर्म के लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव आशान्वित हैं कि उनके कैंडिडेट की जीत होगी। हालांकि मुकेश सहनी ने भी दावा किया है कि हमारे कैंडिडेट गीता देवी जीतेंगे। गीता देवी रमई राम की बेटी हैं। रमई राम बोचहा सीट से 8 दफे चुनाव जीत चुके हैं, उनका क्षेत्र पर काफ़ी पकड़ है। तो सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं, मुकेश सहनी का अपना दावा है कि हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। हालांकि किनकी जीत होगी यह मतदाताओं के वोट पर निर्भर है। जिसके पक्ष में अधिक वोट पड़ेंगे निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने
साफ कहा है कि हमसे यानी कि राजद से बीजेपी डरी हुई है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।